जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए 20 दिन का टारगेट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम आज डे 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 3 डेज टारगेट को पूरा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डे 4 करेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का हिस्ट्री का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और जापान, चीन और ब्रिटेन, जापान और ब्रिटेन, चीन और अमेरिका। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा चीन और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। देखिए कह रहा है आपसे, प्राचीन चीन के महानतम इतिहासकार किसे माना गया है? तो प्राचीन चीन का जो महानतम इतिहासकार किसको माना गया है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सीमा छियन को। किसको माना गया है? सीमा छियन को। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, साम्यवादी नेता ट्रोट्स्की किस देश के थे? तो साम्यवादी नेता जो थे ट्रोट्स्की, वो कौन से देश के थे? तो वो रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24, जापान में शोगुन का शासन कब समाप्त हुआ? तो जापान में शोगुन का शासन कब समाप्त हुआ आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो टोक्यो से योकोहामा तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो बिछाई गई सन 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में, क्योटा का नया नाम क्या है? क्योटा का नया नाम क्या है आपको बताना है। तो क्योटा का जो नया नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओसाका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27, जापान में किसका शासन था? जापान में किसका शासन था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा शिकोकू का। जापान में किसका शासन था? तो शिकोकू का शासन था। जापान कहाँ स्थित है ये बताइए आप। तो जापान जो है स्थित है आपका एशिया में। कहाँ है? एशिया में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। देखिए कहा जा रहा है कि चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको किया था हुंग सियो चुआओ ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? तो जापान और चीन जो है वो सुदूर पूर्व क्षेत्र के राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? करेक्ट आंसर होगा इसका 1949 में। ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 32, 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? तो ये रहा था पूरे एशिया में द्वितीय स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया था? तो यहाँ पर जो राजवंश का अंत हो गया था, जोसेन राजवंश का अंत हो गया था, याद रखना है। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका पार्क खन है। ऑप्शन नंबर ए। 35 में देखिए सवाल है आपका कि 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? तो जोसेन वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 में, और ये आपका लास्ट सवाल है हिस्ट्री का। चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक कहाँ भाग गए थे? तो ये भाग गया था ताइवान। कहाँ भाग गया था? ताइवान भाग गया था। ये था हमारे हिस्ट्री का सवाल। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। ये भूगोल का है। इससे पहले हम लोगों ने 20 सवाल को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भूगोल के ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में वर्ष 2001 में आए भूकंप में सर्वाधिक विनाश जो हुआ था, यानी सर्वाधिक तबाही कहाँ पे मची थी, वो आपको बतानी। तो अहमदाबाद के भुज क्षेत्र में, और ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से सूखा का कारण क्या हो सकता है? जो सूखा पड़ती है ना, उसका कारण आपसे पूछा गया है। तो वो होता है धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग अगर आप करोगे तो सूखा पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो होगी वो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा होगी आपको बतानी है। तो भौमिक होता है। कैसा होता है?
भौमिक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में जो जाना जाता है वो टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का जो गठन हुआ 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं आपको बताना है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगर आपको बताना है कौन है। तो भारत का सबसे प्रदूषित महानगर यहाँ पर आपको पहचान करनी है कि कौन होगा, तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? अब तितली जो है वो कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो चक्रवात से। ठीक है, ये तितली वो तितली नहीं है जो आसमान में उड़ती है, ये नाम रखा जाता है ना। कोई भी जैसे चक्रवात आता है तो उसका नाम रखा जाता है, उसीलिए आपसे पूछा कि तितली जो है वो किससे संबंधित है? तो चक्रवात से संबंधित है। इसी प्रकार से देखिए हुदहुद, ये भी चक्रवात का नाम है। हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो ये जो प्रभावित हुआ था ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश। क्या प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश का जो तट है वो प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे कि भारत में चक्रवातीय तूफानों की आवृत्ति किन महीनों में सबसे अधिक होती है? कौन से महीनों में होती है? तो मार्च और अप्रैल में जो है चक्रवात की अवधि जो है वो सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन आते हैं 31 पे, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलीय है? अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सी आपदा जो है वो जलीय है। तो सुनामी जो एक आपदा है जो कि जलीय है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे कि गुजरात के कच्छ में भुज में भूकंप किस तिथि को आई थी? यानी कि कब, डेट बताना है कि कब आया था। तो ये जो भूकंप आया था ना, ये आया था आपका 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, 26 जनवरी के दिन ही भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में सर्वाधिक चक्रवात निम्नलिखित में से किस अवधि में उत्पन्न होते हैं? यानी कि कब उत्पन्न होते हैं आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो सुभेद्य क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय पर्वत में सर्वाधिक भूस्खलन होता है। फैलिन नामक चक्रवात किस राज्य को सर्वाधिक क्षति पहुंची थी? फैलिन नामक चक्रवात से किस राज्य को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था? तो उड़ीसा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में विभक्त किया है? तो कितने में किया है ये आपको बतानी है। तो 5 में। कितने में किया है? 5 भागों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर आता है 37 पे, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो ये जो हो जाएगा आपका 19%। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में, भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? यानी कि किसको हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं? तो भूस्खलन को हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? भूकंप, सुनामी, बाढ़, भोपाल गैस त्रासदी। देखिए ये इंसान की गलती के कारण हुआ था। ठीक है, बाकी सब तो प्रकृति से, नेचर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 पे, मर्केली स्केल के द्वारा किसके मापन किया जाता है? यानी कि किसको हम लोग मापते हैं वो बताना है। तो भूकंप की तीव्रता को। बाढ़ नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय में हम लोग जो है लोगों को तटीय क्षेत्र में बसने हेतु प्रेरित करना। यानी कि बाढ़ जब भी आता है तो निचला हिस्सा में देखिएगा, तटीय क्षेत्र में ज़्यादा पानी आएगा तो आप वहाँ भेजोगे तो नहीं ना। तो ये वाला जो है ऑप्शन डी नंबर हम लोग उसको सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था? यानी कि कौन सी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए नारा आपको बताना है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? ये बात किसने कही थी? तो ये बात को कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। याद रखना है सभी को। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राष्ट्रीयता का निर्माण किन तत्वों के आधार पर होता है? राष्ट्रीयता का जो निर्माण होता है किन तत्वों के आधार पर होता है? तो भौगोलिक एकता पे, प्रजाति शुद्धता और आर्थिक हितों की समानता। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है आपका 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे, एक संस्कृति एक राज्य की मांग सबसे पहले कहाँ उठा। एक संस्कृति एक राज्य की मांग जो सबसे पहले उठा था वो यूरोप में उठा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि एक संस्कृति एक राज्य की मांग के विचार से क्या परिणाम निकले। तो ये जो परिणाम निकला था, राज्य की सीमाओं में बदलाव आए, सांप्रदायिक हिंसा हुई, लोगों का विस्थापन हुआ। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे कि ब्रिटेन राष्ट्र में कितने राष्ट्रीयता सम्मिलित हैं। तो ब्रिटेन राष्ट्र में जो राष्ट्रीयता सम्मिलित हैं वो हैं 4। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये तो एग्जाम में आने से रहा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग डायरेक्ट 10 पे, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ वो 1991 में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ। तो इसका जो पतन हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गवर्नर ने राज्य के कितने मुख्य तत्व बताए हैं। तो 4 मुख्य तत्व बताए हैं। उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है। उग्र राष्ट्रवाद जो है सैनिकवाद का समर्थन करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक है। तो उग्र राष्ट्रवाद जो है ये बाधक है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद जो होता है उदारवादी राष्ट्रवाद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा। राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा। तो एंडरसन ने कहा था। राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है, ये कथन किसका है। राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है, ये कथन किसका है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन नंबर सी। किसने राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सूत्र पर विशेष बल दिया। तो ये किसने दिया था आपको बतानी है। तो ये दिया था आपका विल्सन ने। किसने दिया था। विल्सन ने दिया था। किस राष्ट्रवाद में यह आग्रह किया गया कि राष्ट्र राज्य के ऊपर है। राष्ट्र कहाँ है, राज्य के ऊपर है। तो ये किया गया था जर्मन राष्ट्रवाद में। ठीक है, कहाँ किया गया था, जर्मन राष्ट्रवाद में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे के मैज़नी को किस राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो मैज़नी को किस राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, रोमनों का, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ा संकट है क्योंकि यह विश्व के लोगों को बांट देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का लक्ष्य होता है, ठीक है, विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए, है ना, विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सिद्धांत का अर्थ है कि हर राष्ट्र को स्वतंत्रता मिले ताकि अपना राज्य हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड क्या है आपको बताना है। अब ये जो झारखंड है ये भारतीय संघ की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 19वीं शताब्दी में भारत में किस वाद का जन्म हुआ, है ना, भारत में किस वाद का जन्म हुआ, सीधा सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रवाद का। भारत कैसा राष्ट्र है ये आपको बतानी है। तो भारत जो है हमारा वो धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया। राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया। तो हर्डर ने। किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है। तो किसने जोड़ा है। तो गेलनर ने। किसने जोड़ा है, गेलनर ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे कि रविंद्रनाथ टैगोर व महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है। अब ये जो राष्ट्रवाद है ये स्वतंत्रता का शत्रु है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, 1992 ईस्वी में युगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए थे। तो ये आए थे आपके 5। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस के सवाल। अब हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है इकोनॉमिक का आज का कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद डैश ट्रिलियन है। कितना ट्रिलियन है ये आपको बतानी है। तो देखिए ये हो जाएगा 22.5 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, अब जो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो 22 से ज़्यादा ही रहेगा तो आप लोग को वहाँ पे टिक आउट करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। 90 यानी कि 1980 से 90 के दशक में चीन का जीडीपी विकास दर क्या था। तो ये सब जो है ना छोड़ दीजिए क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये सब जनगणना पे आधारित है जो कि पुराना हो गया और एग्ज़ाम में अब नहीं आएगा। ठीक है ना,
तो हम डायरेक्ट जो आने वाला सवाल है वो आपको यहाँ पे लेकर आते हैं। भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो कृषि में। कहाँ में है बाबू? कृषि में है। चीन में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में है? तो चीन का जो सर्वाधिक कार्यबल है वो सेवा में है। ठीक है, वो सेवा देता है, यानी तृतीय क्षेत्र में है। ये भी छोड़ दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत, चीन तथा पाकिस्तान तीनों ही देशों के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक डैश है। क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किस देश की स्थिति सबसे अच्छी है? तो कौन से देश की स्थिति सबसे अच्छी होगी? तो चीन की। ठीक है, और इसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ये सब जो है करंट पे आधारित है, तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे जो प्रमुख संकेतक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत और उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। देखिए कह रहा है सुधार कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्न में से किस देश ने लागू किया? तो इसको जो सबसे पहले लागू किया था तो चाइना ने लागू किया था, चीन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। विद्वानों ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में गिरावट का प्रमुख कारण किसे माना? तो यहाँ पे माना था राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी सहायता पर निर्भरता, कृषि क्षेत्र के अस्थिर निष्पादन। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे कि चीन ने आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग किया? तो ये जो प्रयोग किया, बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किस देश ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया है? तो कौन से देश ने अपनाया है? तो चीन ने अपनाया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। अभी तक हमने डे 4 तक कंप्लीट किया, आपने कितना डे कंप्लीट किया वो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर जरूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।